डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और वो विषय हमारा होगा भारतीय उद्योग। जैसा कि आप जानते हैं कि उद्योग का जिस तरीके से कृषि का विषय हम लोगों ने ख़त्म किया और कृषि भूगोल के विषय में भी था, भूगोल के टॉपिक में भी था और अर्थव्यवस्था के टॉपिक में भी, ठीक उसी तरीके से उद्योग का शीर्षक या टॉपिक भी भूगोल में भी है और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी है। जिस तरीके से दोनों विषय में टॉपिक एक होने के बावजूद दोनों में अंतर था कृषि के क्षेत्र में, उसी प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में भी दोनों में डिफरेंस होगा, अंतर होगा। और अंतर क्या है कि भूगोल में जब हम उद्योग पढ़ते हैं तो आमतौर पे उसके रॉ मटेरियल का वर्णन करते हैं, वो जिस चीज़ पर आधारित होता है उसकी प्राप्ति कहाँ होती है, ये सब देखा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जब हम लोग उद्योग का अध्ययन करते हैं तो उत्पादन का अध्ययन करते हैं, प्रोडक्शंस का। बात समझ में आई? इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर ऐसे आप देख लीजिए कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोग लौह अयस्क उद्योग पढ़ रहे हैं। अगर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे लौह अयस्क तो क्या पढ़ेंगे कि लोहे का जो अयस्क है वो कौन कौन है और कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे लोहा उद्योग, तो उसमें जो जैसे टिस्को, टेल्को, भद्रावती, विश्वेश्वरैया या दुर्गापुर, रावलकिला, ये सब जो स्टील प्लांट है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू में ही बता देना इसलिए ज़रूरी है कि कन्फ्यूज़न सा रहता है अध्येता के बीच में कि भाई उद्योग तो एक ही है लेकिन इसे भूगोल में भी पढ़ाया जाता है और अर्थव्यवस्था में भी पढ़ाया जाता है, तो दोनों में क्या अंतर है। तो हम समझते हैं कि आप उस अंतर को समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए कि आज का जो क्लास केंद्रित है हमारा भारतीय उद्योग, उसमें हमने शीर्षक लिया है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस शीर्षक को लेने के अर्थ ये हैं कि हम लोगों को वर्तमान समय में जो भारतीय उद्योग की परिस्थितियां हैं, या कह लीजिए कि वर्तमान समय में जो भारत में उद्योग का अस्तित्व है उसे पढ़ना है। लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ना है, कपड़ा उद्योग के बारे में पढ़ना है, भारी अभियंत्रण उद्योग के बारे में पढ़ना है, जितना भी बड़े से लेकर छोटे उद्योग हैं सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन ये सारे उद्योग स्वतंत्रता के बाद एक बैक स्थापित नहीं हुए, बल्कि ये ब्रिटिश पीरियड से ही स्थापित होने शुरू हो गए। और उससे भी जुड़ी हुई बात यह है कि ये सारे उद्योग ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पीरियड में ही, ब्रिटिश काल में ही अस्तित्व में आए, बल्कि वास्तविकता ये है कि भारत प्राचीन काल से ही एक औद्योगिक देश था। तो स्वतंत्रता के पूर्व का औद्योगिक स्थिति पढ़ने का मतलब ये होगा कि हम लोग प्राचीन काल से लेकर करके 1947 तक जो उद्योग की स्थिति थी उस स्थिति के बारे में आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसा इसलिए कि अपने देश के औद्योगिक उन्नति और फिर पिछड़ेपन जो अंग्रेजों के कारण हुआ था वो हमारे ज़हन में रहे, वो हम समझते रहे, तब जाकर के स्वतंत्रता के बाद जो औद्योगिक विकास हुआ उसको हम लोग अच्छे ढंग से समझ पाए। तो संक्षेप में ये कि आज का क्लास जो हमारा केंद्रित है वो स्वतंत्रता के पूर्व के काल का है, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर के 1947 यानी 1947 तक का काल आता है, एक बहुत बड़ा काल। ठीक है, तो इस क्रम में अगर गौर से देखिए सर, इंडिपेंडेंट बीई तो आई अब देखिए कि भारत जो है
प्राचीन काल से ही एक औद्योगिक देश रहा। ठीक है, एक औद्योगिक देश अब कैसे हम कहते हैं कि प्राचीन काल से भारत एक औद्योगिक देश रहा है? तो हमें प्राचीन काल में जो उद्योग अस्तित्व में थे उसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे अगर हड़प्पा सभ्यता को लिया जाए तो इसमें हम पाते हैं कि भवन निर्माण, इसके अलावा मृदभांड उद्योग, और धातु उद्योग, उन्नत अवस्था में। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि जो मौर्य काल था पाषाण, धातु, और भवन निर्माण उन्नत अवस्था में था। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की उन्नत शैली विकसित हुई। ठीक है, तो पहले हम लोग इन तीन बातों को का अध्ययन करेंगे प्राचीन काल में, तब अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। कि हमने कहा कि भारत उद्योग के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही काफी समृद्ध था। तो सिर्फ बोल देने से तो काम चलेगा नहीं, इसका एक्सप्लेनेशंस करना पड़ेगा, तब आपको बातें समझ में आएंगी। तो हमने प्राचीन काल को अपनी सुविधा के लिए तीन खंडों में बांटकर आपके सामने रखा है। एक जो सभ्यताओं का काल था, यानी हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। दूसरा, उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद एक प्रथम राजनीतिक वंश आता है, मौर्य वंश, उसके बारे में। फिर मौर्योत्तर काल के छोड़ करके फिर गुप्त काल के बारे में। तो ये तीन चरणों का यदि आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको समझ में बात आएगी कि प्राचीन काल में कैसे उद्योग उन्नत अवस्था में। यहाँ पर पढ़ाने से पहले एक बात बता दें कि उद्योग जो आज के परिवेश में आप के मस्तिष्क में एक तस्वीर उद्योग की उभर करके सामने आती है, उस तस्वीर को लेकर के आप प्राचीन काल का अध्ययन नहीं कर सकते।
आज उद्योग शब्द जब आपसे कहा जाता है तो आपके आंखों में एक तस्वीर उभरती होगी कि चिमनियों से निकलता हुआ धुआं होगा और खटखट की आवाज़ें होंगी, बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, और तब आप उसको उद्योग की संज्ञा देंगे। तो ऐसा दृश्य आपको प्राचीन काल में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा दृश्य प्राचीन काल में इसलिए नहीं मिलेगा कि आज उद्योग के साथ दो शब्द जुड़ गया है, एक पूर्णतः मशीनीकृत है और विरहत है। क्या? पूर्णतः मशीनीकृत है और विरहत है। प्राचीन काल या मध्यकाल में उद्योग के साथ ये दोनों शब्द नहीं थे, ना वो पूर्णतः मशीनीकृत था और न ही विरहत था। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राचीन या मध्यकाल में जो उद्योग थे उसमें मशीनों का प्रयोग होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आधुनिक संपूर्ण मशीनों का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि मशीनों की एक सीमा होती थी और उस सीमा में सहयोग करता था मानवीय हाथ, मानवीय प्रयास। तो इस प्रकार से प्राचीन काल और आधुनिक काल के उद्योग में एक अंतर दिखाई पड़ता है। तो आप उसी दृष्टिकोण से इसको देखें। लेकिन प्राचीन काल में भी उद्योग था, मध्यकाल में भी उद्योग था, ये उद्योग की परिभाषा से स्पष्ट होता है। उद्योग का परिभाषा ये होता है पर प्रयत्न, कोशिश। अगर आप किसी चीज के उत्पादन का प्रयत्न करते हैं तो आप उद्यमी कहलाते हैं, एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। और आपके उद्यम से अगर कोई चीज उत्पादित होता है तो उत्पादित करने वाला काम उद्योग कहलाता है, इंडस्ट्री कहलाता है। उत्पादित करने वाला, ठीक है। उत्पादन करने वाला उद्यमी कहलाता है और उत्पादन करने वाला जो वस्तु होता है वो उद्योग कहलाता है। तो ये चीज़ें तो परिभाषा के दृष्टिकोण से प्राचीन काल से मौजूद थी, क्योंकि उद्यमी थे। उद्यमी नहीं होता तो निर्माण कैसे होता, और उद्योग भी थे, क्योंकि उद्योग नहीं होता तो उत्पादित वस्तुएं हमें खुदाइयों में कैसे मिलती। कितनी खूबसूरत है। तो उद्योग को इस दृष्टिकोण से परिभाषित करके यदि आप लोग पढ़ेंगे तब जो है आप समझ पाएंगे कि प्राचीन काल से हमारे देश में उद्योग का अस्तित्व है। हाँ, एक अंतर था, जो अंतर को हमने बताया आपको। वो अंतर क्या था कि प्राचीन काल के उद्योग जो थे विरहत नहीं थे और पूर्णतः मशीनीकृत नहीं थे। सर, विरहत और उन्नत अलग अलग शब्द है। हाँ, उन्नत और विरहत अलग अलग शब्द है। विरहत मैंने बड़े पैमाने, उन्नत मैंने ज़्यादा उन्नत किया हुआ, विकसित किया हुआ। और आधुनिक काल में हम देखते हैं कि विरहत उद्योगों की संख्या अधिक है और वो विरहत उद्योग पूर्णतः मशीनीकृत हो। अब तो मशीन का दौर ऐसा आया कि जिस उद्योग में साहब 1200 और 1500 मजदूर काम करते थे, अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से 7 और 5 मजदूर काम कर रहे हैं। तो अब तो और ज़्यादा मशीनीकृत हो गया। तो खैर जो भी हो, हम लोग इस दृष्टिकोण को अपना करके हम लोग प्राचीन भारत में उद्योगों का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लियर? अब देखिए साहब कि हड़प्पा सभ्यता में जो उद्योग थे तो उसमें भवन निर्माण था पहला। आप देखते हैं कि उस पीरियड में, ईसा पूर्व का समय है, ये भारत की पहली सभ्यता है। इसके पहले जो है लोग गुफाओं में और कंदराओं में और जानवरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जब सभ्यता का श्रीगणेश हुआ इस सभ्यता में, तो भवन निर्माण जितना उच्च कोटि का है वो कल्पना से परे है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो है वो माँ के पेट से सीख कर आया था और ऐसे कला का प्रयोग करके इतने बृहद भवन बना दिया। तो ये एक प्रकार से, और एक भवन नहीं बने। हड़प्पा सभ्यता का जो 16,900 वर्ग किलोमीटर में अभी के उपकरण के मुताबिक जो उसका क्षेत्रफल विस्तृत है, उसमें अनेकों जगह पर भवन मिले। अगर एक भवन मिलता तो आप मान सकते थे कि ये एक
अकस्मात घटना हो सकती है, लेकिन जितने उसके केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के, सभी केंद्रों पर भवन थे और सभी केंद्र नगरीकृत थे, अर्बनाइज था। अर्बनाइजेशंस का एक आधार ये भी होता है कि वहाँ भवनों का निर्माण नियोजित तरीके से प्लान्ड वे में हो। तो ये सारी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता में थी। तो इस प्रकार से भवन निर्माण क्या हो गया, एक उद्योग हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारी जो है वो मृदभांड मिले हैं। मृदभांड माने बर्तन। तो मृदभांडों का स्वरूप भी जो है वो बड़ा अच्छा है। बजाते तौर पे मिट्टी से कुम्हारों ने बनाया, पकाया। उस पकाने के तरीके भी अलग अलग थे, धूप में भी पकाए गए और साथ ही साथ जो भट्ठा उसका लगता है उसमें भी पकाए गए। आपको सुन करके ताजुब होगा कि धूप में जो हड़प्पा सभ्यता के बर्तन पकाए गए, तो आप भी धूप में बर्तन पका के देख लीजिए, तो क्या वो पकेगा, लाल होगा, सूख जाएगा। साल भर छोड़ दीजिए वैसे ही रहेगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन धूप में पकते थे वो लाल हो जाते थे। कौन सी तकनीक थी है? तो तकनीक ये थी कि मिट्टी में जो है प्योर था मिट्टी, नहीं, प्योर मिट्टी नहीं था, मिट्टी को गूंदा जाता था भूसा और क्या बोलते हैं, सन देकर, सन जो होता था। तो इस तरीके से जब उस मिट्टी में भूसा और सन मिला रहता था, तो जो मिट्टी से बर्तन बन गया, धूप में छोड़ दिया गया उसको, तो जब धूप पड़ती थी और काफ़ी गर्म हो जाता था मिट्टी, तो फिर उस मिट्टी में मिला हुआ जो भूसा और सन था वो क्या होता था, जलने लगता था। तो इस प्रकार से उसके अंदर आग लग जाती थी और वो पक जाता था। ये अलग बात है कि समय लगता था, लेकिन ये तो एक तकनीक थी, तो एक उद्योग था। तो मृदभांड उद्योग यानी बर्तन उद्योग भी वहाँ काफ़ी उन्नत अवस्था में था और उच्च वर्गों के लिए, निम्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार के बर्तन के पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुए। इसी तरीके से अगर देखिए तो धातु निर्माण उद्योग में वो लोग सोने, तांबे, कांसे, ये सब धातुओं का या चांदी का प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते थे, खासतौर से आभूषण के रूप में। तो आरंभिक सभ्यता होने के बावजूद भी हड़प्पा सभ्यता में उद्योग इन तीन अवस्थाओं में। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता नगरीकृत सभ्यता में एक ग्रामीण सभ्यता, लेकिन ग्रामीण सभ्यता होने के बावजूद भी बहुत जगहों पे, जैसे हरियाणा के हनुमानगढ़ी में जो वैदिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहाँ वैदिक कालीन मृदभांड मिले हैं। इसका मतलब हुआ कि जो मृदभांड उद्योग की परंपरा थी वो आगे बढ़ती रही। और ये हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन, हड़प्पोत्तर और मौर्य युगीन, ये तीन पीरियड के अलग अलग मृदभांड मिले हैं और तीनों की विशेषताएं अलग थी। वो हम लोग प्राचीन काल में पढ़ चुके हैं। उसको यहाँ पढ़ाना का मतलब हुआ कि हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। अब आ जाइए कि मौर्य काल में क्या था। तो मौर्य काल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपको मिलता है वो पाषाण स्तंभ के रूप में। अशोक ने एकाश्मक पाषाण स्तंभ बनाए। भारत के विभिन्न जगहों पे ये बिखरे पड़े हुए हैं और इन पाषाण स्तंभों की विशेषता क्या है, तो काफी चिकने हैं और उसके लाट वाला भाग जो है, यानी ऊपरी भाग, उसमें कहीं कहीं वृषभ, कहीं कहीं सिंह और अवांग मुखी कमल की आकृतियां मिलती है, माने उल्टा किया हुआ कमल। अवांग मुखी का मतलब उल्टा किया हुआ कमल। तो ये अपने आप में एक उद्योग था, एक नहीं बना था, अनेक बने थे। इसका मतलब कि पाषाण उद्योग बजाते तौर पे विकसित हो गया था। इसी तरीके से धातु उद्योग भी विकसित था। जैसे आप सुल्तानगंज जो बिहार में है, वहाँ बुद्ध की कांस्य प्रतिमा मिली है। तो इसका मतलब ये है कि कांस्य उद्योग काफ़ी विकसित था।
धातु उद्योग काफी विकसित था। मौर्य काल में धातु के बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं, तांबे के, कांसे के। और भवन निर्माण का अगर आप देखिए तो अवशेष के रूप में पटना में कुम्हरार एक जगह है जो चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक का हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो उसका निर्माण पाषाण और लकड़ी से हुआ था। तो लकड़ी के जो अवशेष थे वो तो काल के ग्रास में चले गए, लेकिन पाषाण अभी भी बना हुआ 80 पाषाण स्तंभ है और उसी पर पूरा उसका राजप्रसाद यानी उसका शासन करने का जगह वो स्थित था। और पाषाण से जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात यह है कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है मौर्य का। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति अनेक जगहों से मिली है, लेकिन पटना के दीदारगंज से जो यक्षिणी की मूर्ति मिली है वो अपने आप में अद्भुत है। अभी बिहार सरकार ने जो अपना नया संग्रहालय बनाया है उस संग्रहालय में यक्षिणी की मूर्ति रखी हुई है। आप जा करके देख सकते हैं कि आपको दूर से ऐसा लगेगा कि एकदम साक्षात जीवित स्त्री है। जब नजदीक से जाएंगे तब आप छू छा के देखेंगे, बोलेंगे नहीं भाई ये तो मूर्ति है। तो ये भी एक मूर्ति निर्माण कला की बहुत सर्वश्रेष्ठ शैली थी। तो ये भी तो एक ही नहीं बना यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, अनेक बने हैं। तो इसका मतलब मूर्ति निर्माण क्या था, उद्योग था। तो ये जितना हम ऊपर से बताते आ रहे हैं ये सब ग्रेजुअली खत्म नहीं हुआ, चलता रहा। अब गुप्त काल आया तो गुप्त काल में एक नया उद्योग उभर करके सामने आया और वो था मंदिर निर्माण उद्योग। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां विकसित हुई। कौन कौन शैली आपको हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, है ना। उत्तर भारत की जो शैलियां थी उसको नागर, दक्षिण भारत की जो शैलियां थी द्रविड़, और दक्कन की जो शैली थी यानी अरावली से लेकर के तुंगभद्रा नदी तक, तो उसको हम लोग बेसर शैली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार प्राचीन काल में उद्योग काफी उन्नत अवस्था में थे, ये हम लोग देख चुके। ठीक है, अब आइए कि मध्यकाल में क्या हुआ। मध्यकाल में भी भारतीय उद्योग उन्नत अवस्था में। ठीक है, और मध्यकाल में जो उन्नत अवस्था में थे उसमें क्या क्या था? तो वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग का जहां तक प्रश्न है तो ये भारत का प्राचीन काल से सबसे बड़ा उद्योग रहा। हड़प्पा सभ्यता में भी वस्त्र उद्योग थे। उस समय के वस्त्र के टुकड़े मोहनजोदाड़ो से हम लोग को मिले हैं। वस्त्र का निर्यात उस समय से ही होता था विदेशों में। तो भारतीय वस्त्र की मांग शुरू से रही है। प्राचीन काल में उरैयूर वस्त्र का जो तमिलनाडु का क्षेत्र था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। मथुरा काफ़ी महत्वपूर्ण था। बिहार का भागलपुर काफ़ी महत्वपूर्ण था। एक नहीं अनेक के केंद्र थे जो वस्त्र के लिए भारत के मशहूर थे। मुगल काल में ये हुआ कि ये और उन्नत हो गया और भारतीय वस्त्रों की मांग वैश्विक स्तर पर स्थापित हो गई। और भारत के पास सोने तो बहुत अधिक नहीं रहे, लेकिन इन वस्त्रों के निर्यात से, खास तौर से रेशमी वस्त्रों के निर्यात से सोने प्राप्त होते थे। कहा जाता है कि रोम में रेशमी वस्त्र जब जाता था तो सोने से तौलकर रेशमी वस्त्र को खरीदा जाता था। आप इसी से यहाँ के रेशमी वस्त्र
का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा हुआ करता। इसी प्रकार से बंगाल का जो मलमल था उसका एक वैश्विक बाजार था। जितने विश्व के राजा महाराजा होते थे वो ढाका के बने हुए मलमल ही पहना करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धातु उद्योग तो पहले से था, लेकिन धातु उद्योग का चरमोत्कर्ष हमको मध्यकाल में देखने को मिलता है। चरमोत्कर्ष किस लिए कि जो तुर्क और मुगल थे उन्होंने यहीं के लोहे से ऐसे ऐसे तलवार और तोपों का निर्माण किया जिसका सामना कोई दूसरा शक्ति नहीं कर पाई। तो उन तोपों का जो निर्माण मुगलों ने किया वो भारतीय धातुओं से किया, और भारतीय धातु इतने मजबूत थे कि तोप के बड़े बड़े गोले छोड़ने के बावजूद भी वो तोप गर्म नहीं होता था या पिघलता नहीं, और कंटिन्यूअस छोड़ने के बावजूद भी। तो इस तरीके से लौ उद्योग जो है वो काफ़ी मजबूत था। आपको अगर जब देखना है तो मुगल काल के या दिल्ली सल्तनत के पीरियड के बहुत सारे भवन हैं जहां आज भी लोहे के गेट या फिर कोई कुआं है उसको ढकने के लिए लोहे का ढक्कन उस समय से लगा हुआ है, आज तक लगा हुआ है, और ताजुब यह है कि उसमें जंग नहीं लगता। वर्तमान समय में हम लोग लोहे का कोई भी इक्विपमेंट्स लेते हैं तो हर साल पेंट कराते हैं कि जंग नहीं लगता, और उस साल का लोहे का बना हुआ प्रत्येक सामग्री में आज तक पेंट नहीं हुआ है साहब, और वो उसी तरीके से जंग विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। तो ये तो उन्नत स्थिति का द्योतक। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए साहब कि जो ब्रिटिश काल हुआ, ठीक है ना, तो ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योग, ठीक है ना, ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योग, तो इसको आप दो खंडों में बांट कर सकते हैं। अगर ब्रिटिश काल का भारतीय उद्योग देखें तो पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1608 से लेकर करके 1947 ईस्वी आप मानिए कि भारत में ब्रिटेन का जो अस्तित्व था, ब्रिटिश सत्ता यहाँ या ब्रिटिश लोग यहाँ जो थे वो कब से कब तक थे, तो 1608 से लेकर करके 1947 तक। 1608 में पहला अंग्रेज जहाज हॉकिंस सूरत में आया था, और उसी के बाद भारत में अंग्रेजों का एक भारतीय संपर्क शुरू हुआ। तो हालांकि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन कंपनी 1600 ईस्वी में इंडोनेशिया में आई थी, भारत में नहीं आई थी। चूंकि उसको मसाले की तलाश थी, ये तो हिस्ट्री क्लास में पढ़ा चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे स्थापित हुआ और कैसे आया, इसलिए उस पर हम नहीं जाना चाहते। हिस्ट्री का क्लास होगा, हमको प्योर इकोनॉमिक्स का क्लास इसको लेकर चलना है, तो हम उन्हीं विषयों का वर्णन कर रहे हैं जो विषय अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो अब देखिए कि ये जो ब्रिटिश पीरियड है, जो जिसका वर्णन हमने किया कि 1608 से लेकर के 1947 तक, इसको हम लोग दो चरण में बांट कर अध्ययन करेंगे। कितने चरण में? ताकि आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, हम लिख देते हैं प्रथम चरण। क्या लिख देते हैं? प्रथम। इसका पीरियड होगा प्रथम चरण का आपको 1608 से लेकर करके 1700। क्लासिक लड़ाई कब हुई? 1757। ठीक है, ये इसका प्रथम चरण। और दूसरा चरण इसका जो शुरू होता है वो 1757 से लेकर करके 1947 तक। ठीक है ना? हमने
पूरा ब्रिटिश पीरियड को आपको दिया और इस पीरियड को हमने 2 चरणों में विभाजित किया है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। मोबाइल में प्रथम चरण और द्वितीय चरण, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कि दोनों को हमने अलग अलग क्यों किया। इसलिए कि इस चरण में जो कंपनी थी यानी ब्रिटिश कंपनी, वो सिर्फ व्यापारी थी, यानी सिर्फ भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। वहीं ये जो पीरियड है दूसरा चरण, उसमें कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, बल्कि क्या थी, व्यापारी तो थी ही, व्यापारी के साथ साथ शासक भी बन गई थी। यानी इसके भारत में अस्तित्व में के स्वरूप में अंतर हो गया। जो ये समय आप देख रहे हैं लगभग 150 वर्षों का, लगभग या 150 लगभग या पूरा 150 वर्ष, वो उसका चरित्र पूर्ण रूप से व्यापारी का रहा। और अगला जो आप देख रहे हैं 200 वर्षों का, ये 200 वर्ष हो गया ना, लगभग 200 वर्षों तक ये व्यापारी का चरित्र उसका खत्म नहीं हुआ, लेकिन व्यापारी के साथ साथ वो शासक भी हो गया, यानी भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। तो दोनों समय में उसकी नीतियां अलग अलग थी, दोनों समय में उसकी नीतियां अलग अलग थी। ये जो चरण था प्रथम चरण, इसमें जब व्यापारी था तो केवल कंपनी व्यापार करती थी, केवल कंपनी व्यापार करती थी, है ना। और जब कंपनी केवल व्यापार करती थी तो इसका परिणाम ये था कि भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में। क्या चीज? भुगतान संतुलन जो था वो क्या था? भारत के पक्ष में। यही वजह था कि ये जो पीरियड था, आप गौर से देखिए, मुगलों का पीरियड था, और मुगल जितना शक्तिशाली थे उसमें अगर ये सत्ता का उपभोग करना चाहते तो वो सफल नहीं हो पाते, और प्रयास किया भी। यस सर, हाँ। जैसे औरंगजेब के समय में जॉब चारनाक ने प्रयास किया तो उसको उसका फल जो है भोगना पड़ा, जॉब चारनाक को, है ना। तो इसलिए मजबूरी थी उनकी। लेकिन जब 1757 का समझ आया तो भारत राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गया, अनस्टेबल हो गया, और परिणाम क्या हुआ कि 1757 में पलासी और 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत को कंपनी अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया। बंगाल से अपनी विजय यात्रा शुरू की और ग्रेजुअली धीरे धीरे भारत के लगभग 64% भूभाग पर अधिकार किया। तो अब जब कंपनी शासक बन गई तो उसने क्या किया वो देखिए। तो इस पीरियड में कंपनी ने कृषि का व्यवसायीकरण किया, ठीक है, वस्त्र उद्योग, का विनाश किया, और ग्रामीण कुटीर उद्योग का भी विनाश हुआ। तो
तो ये 3 काम हुए और इन तीनों कामों के बारे में हम लोग को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि 1757 अंग्रेजों के लिए 2 दृष्टिकोणों से काफी महत्वपूर्ण है। गौर से समझिए इस बात को। या 2 परिवेश काफी महत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण की जगह पर परिवेश शब्द इस्तेमाल कीजिए। एक परिवेश या पृष्ठभूमि भारत में उनके लिए मौजूद थी और दूसरा परिवेश और पृष्ठभूमि ब्रिटेन में उत्पन्न हो रहा है। ये दोनों पृष्ठभूमि या परिवेश एक साथ पैदा हो रहे थे, यानी कह लीजिए हालात अंग्रेजों के पक्ष में चला जा रहा। कैसे? तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई, यानी अब भारत पर वो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकते। 1757 तक आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया। यस सर। मराठे बचे थे जिनसे उम्मीद की जा सकती थी कि भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करता, लेकिन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में वो आशाएं भी समाप्त हो गई। तो मराठों के समाप्ति के बाद भारत में कोई शक्ति नहीं रही जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। इसलिए कि इतिहासकार ने कहा था पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में कि भारत पे कौन शासन करेगा, पानीपत के युद्ध ने ये फैसला नहीं किया, बल्कि ये फैसला किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में कोई भी शक्ति शासन करने के लायक नहीं, यानी विदेशियों को हराने के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आपसी आंतरिक अंतर्द्वंद है। ऐसा नहीं कि पूरा भारत राजाओं से खाली हो गया, बल्कि इस पीरियड में तो पहले से ज्यादा राजा हो गए थे, लेकिन हर राजा एक दूसरे को नीचा दिखाने, हराने और अपमानित करने के लिए उद्वेलित था। नतीजा ये हुआ कि किसी के हाथ में भारत की राजसत्ता नहीं जा सकती। तो ये अंग्रेजों के लिए सुअवसर था। अब बात समझ में आ गई आपका मोबाइल? तो ये अंग्रेजों के लिए क्या था? सुअवसर था। ये भारतीय परिवेश था। और वहां हमने कहा कि ब्रिटिश परिवेश भी था। उसको समझिए कि ब्रिटेन में इसी समय औद्योगिकरण शुरू हो गया। औद्योगिकरण का मतलब कि वृहद पैमाने पे उत्पादन। यस सर। तो अब हाथों का स्थान मशीनों ने ले लिया ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में इतना उत्पादन होने लगा तो उसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता हुई। एक कि कच्चे माल जितना चाहिए था उन उद्योगों को उतना ब्रिटेन में उत्पादित नहीं हो रहा था, तो कच्चे माल की उनको आवश्यकता थी। और दूसरा, उस कच्चे माल से जो अति उत्पादन हो रहा था तो उसकी खपत ब्रिटेन में नहीं होती, तो उन वस्तुओं के खपत के लिए बाजार की जरूरत थी। यस सर। तो कच्चे माल की प्राप्ति और बने हुए मालों के बिक्री हेतु ब्रिटेन के लिए उपनिवेश अनिवार्य था। और उसके लिए सबसे उपयुक्त उपनिवेश उस समय कौन हो सकता था? तो भारत, क्योंकि यहाँ राजनीतिक का स्थिरता भी थी और साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स भी उन उद्योगों के लिए यहाँ उपलब्ध। अब बात समझ में आई? जी सर। तो सर्कमस्टांसेस कंपनी के फेवर में चला गया। अगर यही चीज भारत की राजनीतिक सत्ता अगर मजबूत होती तो फिर बातें दूसरी हो जाती। बात समझ में आई? इस बात को महसूस कीजिए और समझिए। इतिहास से सबक सीखने की जरूरत है ताकि भविष्य में वो गलती हम ना करें कि फिर से गुलाम हो जाए। ये गलतियां न की गई थी कि कंपनी आपका 200 वर्षों तक शोषण करता रहा। वो कंपनी जो 150 वर्षों तक आपको लाला कर सोना देता रहा, वही कंपनी अगले 200 वर्षों में आपका सब सोना लेके चला गया। सोना क्या, मिट्टियों लेके चला गया। आप सोने की चिड़िया से कंकाल देश में परिणत हो गए। तो क्यों हुए? तो अपने नीतियों के कारण हुए, अपने पॉलिसी के कारण। तो देखिए, जो भी हो, अंग्रेज तो विजित हो गए 1757 तक आते आते। किया क्या उन्होंने? हम लोग को अर्थव्यवस्था में इस बात को इंगित करना है। तो 3 शीर्षक हमने दिया है। एक, कृषि का व्यवसायीकरण। भारत कृषि में काफी उन्नत था
आपने प्राचीन काल में ही देखा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो रोपण कृषि का श्री गणेश हुआ और चावल की उन्नत किस्में जो है पैदा की जाने लगी और उसी के वजह से द्वितीय नगरीकरण हुआ अति उत्पादन से। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, सब में ये उत्पादन चलता रहा। अच्छे संबंध कृषक और जमींदार में बने रहे, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनको भारतीय कृषि में अपना लाभ दिखाई पड़ा। क्या लाभ? कि वो अब चाहने लगे कि हम व्यावसायिक फसलों को प्रमोट करें, जैसे कपास को, जैसे चीनी को, जैसे अफीम को, जैसे नील को। आइए, जितने भी व्यावसायिक फसल या कमर्शियल क्रॉप्स था वो सब का सब एक वर्षीय था और सब भूमि की उर्वरता को समाप्त करने वाला। और अंग्रेज इन सबों से लाभ कमाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया? दादनी प्रथा की शुरुआत। दादनी प्रथा क्या थी? तो भारतीय गुमाश्ते को नियुक्त किया और उसके माध्यम से पैसा भारतीय किसानों को देकर उससे एग्रीमेंट कराने लगा कि आप अपने भूमि पर चावल या गेहूं नहीं उत्पन्न करें, बल्कि इन व्यावसायिक फसलों को उत्पन्न करें। तो जिन किसानों को भी पैसे की जरूरत थी वो दादनी प्रथा के अंतर्गत हस्ताक्षर कर देते थे और एक बार जब फंस गए तो फिर वो पूरी तरीके से फंसते चले जाते थे। अंग्रेजों के लिए कपास पैदा करते थे, अंग्रेजों के लिए चीनी पैदा करते थे, अंग्रेजों के लिए अफीम पैदा करते थे, अंग्रेजों के लिए नील पैदा करते थे। और ये सभी व्यावसायिक फसलों का अधिशेष कौन प्राप्त करता था? अंग्रेज। तो इससे कृषि के व्यवसायीकरण से सारा का सारा लाभ किसको हो गया? अंग्रेजों को। और सारा का सारा हानि किसको उठानी पड़ी? भारतीयों को। तो इससे संबंधित जितने उद्योग थे, जैसे कपड़ा उद्योग था, बर्बाद हो गया। चीनी उद्योग था, बर्बाद हो गया। तो सारे उद्योग जो ग्रामीण और कुटीर उद्योग थे वो सब के सब समाप्त हो गए। और कपड़े के मामले में भारतीय कपड़े उस समय पूरे विश्व में फैला हुआ था। अंग्रेजों ने 1720 ईस्वी में एक अधिनियम के द्वारा ये कानून बना दिया कि अब कोई भी भारतीय कपड़ा यूरोप में नहीं बिकेगा। एक महिला सिर्फ एक रुमाल, भारतीय रुमाल उसके पर्स में पाया गया, उस पर 60 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। यानी रुमाल का जितना कीमत था उससे कई हजार गुना ज्यादा। तो इस तरह के उपाय किए गए, नतीजा ये हुआ कि साहब यहाँ का उद्योग पूरी तरीके से धाराशायी हो गया। ठीक है। अब ये जो समय आता है, यानी दूसरा के 1813, कितना? 1813 तक संपूर्ण भारतीय उद्योग क्या हो गया? धाराशायी हो गया, धाराशायी। लेकिन उम्मीद की किरण कब हुई? तो 1850 के बाद। 1850 के बाद क्या हुआ कि कुछ नवीन उद्योगों की स्थापना हुई, कुछ नवीन बृहत उद्योगों की स्थापना, बृहत उद्योगों की स्थापना। ठीक है ना। तो भारतीय उद्योग तो पूरी तरीके से समाप्त हो गए 1813 ईस्वी तक आते आते। लेकिन 1850 के बाद हम पाते हैं कि कुछ भारतीय पूंजीपतियों के कारण भारत में भी आधुनिक उद्योग जो है वो स्थापित होने शुरू हुए। जैसे कवास जी नाना ने वस्त्र उद्योग की नींव डाली बंबई में। अंग्रेजों ने 1853 में रेलवे को चलाया। चीनी के निर्यात के लिए जूट की बोरे की आवश्यकता थी, या अनाज के निर्यात के लिए थी, या नील के निर्यात के लिए थी। तो जूट उद्योग काफी पुष्पित पल्वित हुआ 1850 के बाद। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय
यूरोपीय देश विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, तो यूरोपीय देशों को युद्धक सामग्री जैसे कपड़ा, जूता या अन्य युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सैनिकों के लिए सामग्री सब भारत से जाने लगे। तो ये सब उद्योग जो है वो काफी बूम किए थे प्रथम विश्व में। फिर उसके बाद 22 में आते आते अंग्रेजों ने कुछ उद्योगों को प्रमोट करना शुरू किया। तो उसमें इंजीनियरिंग उद्योग भी हुए, कुछ भारतीयों के द्वारा स्टील उद्योग भी लगाया गया, जैसे जमशेदजी टाटा के द्वारा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आया तो उसमें भी कुछ उद्योगों की उन्नति हुई। लेकिन ये 20वीं शताब्दी में जो कुछ आधुनिक उद्योग लगे भारतीयों के द्वारा, वो परिस्थितियां ऐसी थी कि वो उन्नत कर पाए, उसमें अंग्रेजों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन तब माना जाता जब भारी इंजीनियरिंग उद्योग वो यहाँ लगाते, क्योंकि भारी इंजीनियरिंग उद्योग लगाने से ही अन्य उद्योगों की उन्नति होती, जो अंग्रेजों ने नहीं लगाया। आज़ादी के बाद ये भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हुए। संक्षेप में यह कह सकते हैं एक सेंटेंस में कि स्वतंत्रता के पूर्व जो भारतीय उद्योग थे वो प्राचीन काल से लेकर मुगल काल तक तो उन्नत अवस्था में थे, लेकिन ब्रिटिश काल में आते आते इन उद्योगों का सत्यानाश कर दिया गया और फिर स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के द्वारा उद्योगों की उन्नति की जा रही है। हम समझते हैं कि टॉपिक आप समझने में सफल रहे। अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।